बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका SDG4 के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास किया है। अगर आप इस क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, इस क्लास को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि एक बार आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्राचीन इतिहास को भी 3 भाग में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं आधि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वहीं ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता से मानी जाती है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों, हम लोग पाषाण काल मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल ही है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल ही है। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इसमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, पाषाण काल को हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में समझा था कि पाषाण काल क्या है और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल का समय जो है ये आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व के बाद का समय। उसी प्रकार आगे हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल को भी जलवायु परिवर्तन और औजार, जो हथियार औजार इस्तेमाल होते थे, उनके परिवर्तन के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उसको हम लोगों ने पीछे समझा है और आज तुलनात्मक रूप से हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि तीनों पाषाण कालों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास पाषाण काल। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन और औजारों के विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांटकर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाले औजार को समझते हैं। पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे वो तीव्र नहीं होते थे, बस शिकार करने या किसी को आघात या किसी को चोट पहुंचाने योग्य हथियार का इस्तेमाल होता था, जैसे हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। मध्य पाषाण काल में थोड़े से तीव्र और तीखे हथियारों का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें महत्वपूर्ण है इकदार फलक, बेदनी, समलंब हथियार। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल के जो हथियार होते थे उसमें हड्डी या लकड़ी का मुट्ठी भी लगा होता था। तीव्र और तीखे हथियारों में कांटा और तीर धनुष का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। वहीं नव पाषाण काल में तक्षिणी और खरचुनी
खुरचनी, तक्षड़ी और खुरचनी उपकरण जैसे कि चाकू, खंजर, भाले, कुल्हाड़ी इत्यादि का इस्तेमाल होने लगा था। वहीं जलवायु परिवर्तन की बात करें, वहीं जलवायु विशिष्टता की बात करें, वातावरण की बात करें, तो पूरा पाषाण काल में हिम युग के कारण ये ठंडा जलवायु था। पूरा पाषाण काल ठंडा जलवायु था। वहीं मध्य पाषाण काल अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म जलवायु का, और वहीं नव पाषाण काल में जो जलवायु होती है वो इस प्रकार विशिष्ट जलवायु हो जाती है जो कि एक जीवन की उचित संभावना मानी जाती है। अब तीनों अलग अलग कालों का स्थान को देख लिया जाए। पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी, ये सोन नदी, ये यूपी बिहार वाला सोन नदी नहीं है, ये सोन नदी घाटी पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सोन जो है सिंधु की सहायक नदी है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, अतिरमपक्कम और पलवरम तमिलनाडु, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि, ये पूरा पाषाण काल का स्थल हो गया। सोन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, अतिरमपक्कम और पलवरम तमिलनाडु, नेवासा महाराष्ट्र आदि। वही मध्य पाषाण काल के स्थल को देखें तो दो महत्वपूर्ण स्थल है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, महादहा उत्तर प्रदेश। वही नव पाषाण काल के दो महत्वपूर्ण स्थल, मेहरगढ़ बलूचिस्तान और बुर्जहोम कश्मीर। अब दोस्तों समझा जाए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो मानव जीवन था वो कैसे चलता था, उनका दैनिक जीवन था वो कैसे चलता था। तो पूरा पाषाण काल में पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भरता थी। वे लोग शिकारी थे, कच्चा मांस खाते थे, शिकार पे निर्भर थे, कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, रहने के लिए गुफा आदि में रहते थे, पेड़ों के नीचे गुफाओं में रहते थे। वहीं कोई विशेष वस्त्र का प्रयोग पूरा पाषाण काल में मानव नहीं करते थे, और मृतकों को दफनाने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, मृतकों के निपटान की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। वही मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो शिकार तो करते ही थे, शिकार करते थे। इसके अलावा चूंकि कांटा, मध्य पाषाण काल में कांटा बन चुका था, जिससे मछली पकड़ना क्या हो गया था, आसान हो गया था, सुलभ हो गया था। तो मछली पकड़ने का कार्य भी होने लगा। खाद्य संग्रह, यहाँ वहां से खाद्य संग्रह करके भी ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी शुरू हो गया था, और थोड़ा बहुत प्राथमिक कृषि, जिसको स्थानांतरण कृषि कह सकते हैं, स्थानांतरण कृषि या प्राथमिक कृषि या आरंभिक कृषि का भी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो चुका था। देखा जाए तो मध्य पाषाण काल में पहनने के लिए उचित वस्त्र भी लोग इस्तेमाल करने लगे थे, और कच्चे मकानों का भी प्रचलन था। छोटा मोटा कच्चा मकान बना के लोग मकान में रहना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा मृतकों की बात की जाए तो मृतकों की व्यवस्थित निपटान की भी अवशेष मिलते हैं। अब देखा जाए इनसे रिलेटेड नव पाषाण काल में, कि नव पाषाण काल में मानव का दैनिक जीवन कैसा था। तो नव पाषाण काल में महत्वपूर्ण था ये कि गेहूं के अलावा अन्य खाद्य उत्पादक को उपजाया जाने लगा, यानी कि अस्थायी कृषि का विकास हुआ। अग्नि का आविष्कार के चलते, अग्नि के प्रयोग के चलते पक्का मांस खाने लगे, और चूंकि अस्थायी कृषि होने से जो खाद्य सामग्री है, जो खाद्य उत्पाद है, उसकी बचत होने लगी, और वो एक व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय के रूप में वो विकसित होने लगा, एक उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। इसके कारण नव पाषाण काल में अन्य व्यवसाय भी शुरू हो गए थे, जैसे कुम्हार, बढ़ई इत्यादि व्यवसाय। मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे शुरुआत में। तो नव पाषाण काल में शुरुआती दौर में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हो गया तो वही मिट्टी का बर्तन पहिए से बनाए जाने लगे, पहिए के द्वारा बनाए जाने लगे। इसके अलावा
अग्नि के प्रयोग होने के कारण उन बर्तनों को, उन मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाने भी लगा और इसके अलावा उन मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी के साथ साथ उसको लाल रंग से रंगने का भी प्रचलन नवपाषाण काल में दिखाई देता है। एक जगह है बेलन नदी घाटी में जिसका नाम है चोपानी मांडू। यहाँ से कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं जिसमें देखा गया है कि मिट्टी के बर्तनों को नक्काशी किया गया है और वो बर्तन पके हुए लाल रंग के पाए गए हैं। इसके अलावा नवपाषाण काल में खुदाई में घरों, आग की भट्टी और गोदाम के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि अन्न का उत्पादन खाने से अधिक यानी अवशेष के रूप में होने के कारण गोदाम की व्यवस्था थी, आग की भट्टी थी यानी कि मिट्टी के बर्तनों को पकाए जाते थे और खुदाई में घर मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि अस्थायी कृषि का भी विकास हुआ था और लोग अस्थायी रहना भी शुरू कर दिए थे। अब पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो पूरा पाषाण काल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अवशेष पाए गए हैं। वो शुतुरमुर्ग के अवशेष पाए गए हैं, यानी कि इस बात की पुष्टि होती है कि पश्चिमोत्तर भारत में शुतुरमुर्ग बड़े पैमाने पर उस वक्त पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। भारत में अगर आरंभिक पूरा पाषाण काल का देखा जाए तो बोरी महाराष्ट्र से साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वो साक्ष्य वहां से औजार के रूप में प्राप्त होते हैं। यही औजार जो आप लोगों ने पूरा पाषाण काल के 3 महत्वपूर्ण औजार के बारे में पढ़ा, हस्तकुठार, खंडक और विदारणी। तो भारत में पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां से मिलता है? बोरी महाराष्ट्र से। और क्या मिलता है? औजार मिलता है, हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। वही मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो बागोर राजस्थान, लंगनाज गुजरात और भीमबेटका मध्य प्रदेश से कब्र प्राप्त हुई है, यानी कि ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मृतकों की व्यवस्थित निपटान होती थी। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए तो सराय नहर से सावधान और महादहा से पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने की साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से क्या? सावधान प्राप्त हुए हैं और महादहा से पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में एक दूसरे फैक्ट को देखा जाए तो प्रारंभिक कृषि, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य पाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। आरंभिक कृषि जिसे कहते हैं, जिसे स्थानांतरण कृषि एक तरह से माना जा सकता है। तो प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहां से मिलते हैं? तो राजस्थान के सांबर झील के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। वही नव पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखा जाए तो अस्थायी आवास के साक्ष्य के रूप में बुर्जहोम से गर्तवास यानी कि जमीन के नीचे लोग निवास करते थे और इसका साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम कहां है? कश्मीर में। मेहरगढ़ से मृतक के साथ बकरी को दफनाया हुआ पाया गया है। तो मेहरगढ़ से मृतक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से मृतक के साथ बकरी और बुर्जहोम से कुत्ता के साथ मानव या फिर मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। हो सकता है कि नव पाषाण काल के मानव मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना करते हो और वैसा उनका मानना हो कि मृत्यु के बाद भी कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, जिसके रूप में उन्हें भोजन के रूप में बकरी या साथी के रूप में, दोस्त के, मित्र के सहायक के रूप में कुत्ते को साथ में दफनाया गया। यह संभावना हो सकती है। वहीं इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो तीन नाम महत्वपूर्ण है
जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को इतिहास में पाषाण काल के अंतर्गत। एक है लोहड़ा देव, ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में एक जगह है लोहड़ा देव। इसके अलावा मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाक। एक तीसरा नाम है कोलडीहेवा, कोलडीहेवा ये आपका उत्तर प्रदेश, कोलडीहेवा उत्तर प्रदेश। अब ये तीनों महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेहरगढ़ में कृषि के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के प्रथम साक्ष्य। और मेहरगढ़ से कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वही नवीनतम अगर आंकड़ों को देखें तो माना जा रहा है कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि सबसे पहले कृषि लोहड़ा देव में की जाती थी। तो लोहड़ा देव से चावल प्राप्त हुआ है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। और माना जा रहा है कि ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के काल का यहाँ कृषि की जाती थी और चावल का उत्पादन होता था। वहीं मेहरगढ़ बलूचिस्तान की बात की जाए, मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो जहाँ की माना जाता है कृषि का प्रथम साक्ष्य है, यहाँ से गेहूं प्राप्त हुआ है और इसका कालखंड 7000 ईसा पूर्व है। वही कोलडीवा से आपने पढ़ा होगा कि चावल का भूसी या फिर यूं कहे चावल का प्रथम साक्ष्य कोलडीवा से मिलता है और इसका कालखंड है 6500 ईसा पूर्व। यानी कि इन तीनों में अगर देखा जाए तो लोहड़ा देव का कालखंड सबसे पहले, उसके बाद मेहरगढ़ और उसके बाद कोलडीवा। तो इसमें समझना यह है कि अगर प्रश्न आ जाता है कि न्यूनतम आंकड़े के अनुसार कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं तो लोहड़ा देव। अगर सिंपल क्वेश्चन है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं तो मेहरगढ़। लेकिन अगर क्वेश्चन में बदल देता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, अगर पूछा जाता है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है या गेहूं की खेती का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो लोहड़ा देव होने के बावजूद भी हम लोहड़ा देव नहीं लगा सकते क्योंकि लोहड़ा देव से चावल प्राप्त हुआ है, गेहूं नहीं। हो सकता है क्वेश्चन ये भी बने कि प्राचीनतम साक्ष्य चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है और ऑप्शन में लोहड़ा देव कोलडीवा दोनों हो तो इसमें लोहड़ा देव हो जाएगा। अगर लोहड़ा देव ना हो तो कोलडीवा आप लगा सकते हैं, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जिसका कालखंड 9000 से 7000 ईसा पूर्व है, लोहड़ा देव यहाँ से मिलता है चावल, मेहरगढ़ से गेहूं और कोलडीवा से चावल या चावल की भूसी। एक ये था कंफ्यूजन वाला फैक्ट। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे एक फैक्ट ये है कि कृषि की शुरुआत कब हुई, तो कृषि की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन विकसित कृषि नव पाषाण काल में दिखाई देती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि कृषि की आरंभिक कृषि कब शुरू हुई, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो उसका जवाब है मध्य पाषाण काल। और विकसित कृषि या कृषि की शुरुआत कब हुई तो नव पाषाण काल। एक ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है बेलन नदी घाटी, सोन नदी
घाटी और भीमबेटका गुफा। बेलन नदी घाटी, सॉरी सोन नहीं, नर्मदा नदी घाटी, सॉरी नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश और भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये तीनों स्थल, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भीमबेटका गुफा, ये तीनों स्थल पूरा पाषाण प्लस मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये तीनों स्थल से, तीनों काल से जुड़ा हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से जुड़े हुए तीन स्थल है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश। एक ये फैक्ट हो गया। एक और महत्वपूर्ण है जिसको हमें समझना है कि मानव का विकास, हम बहुत पढ़ते हैं, हमने सुना होगा कि होमिनाइड का नाम सुना होगा हम लोगों ने, होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा, होमो सेपियंस का नाम सुना होगा। ये मानव है और ये क्रम में मानव विकसित हुआ। मानव पहले 4 पैर पे चलता था, फिर 2 पैरों पे थोड़ा सा झुक के चलना शुरू किया, फिर मानव सीधा चलना शुरू किया। तो ये मानव का जो विकास क्रम है उसको हम लोग भारतीय संदर्भ में पहुंचे हैं, समझते हैं। और भारतीय संदर्भ में अगर मानव विकास को देखें तो वो पूरा पाषाण काल में ही मानव का विकास हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसके समय खंड को देखा जाए तो ये 5 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। वही मध्य पूरा पाषाण काल को देखा जाए तो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हम बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों कालखंड को देखा जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब थोड़ा सा हम लोग जलवायु परिवर्तन पे ध्यान दें तो ये तीनों के तीनों एक प्रकार से ठंडी जलवायु है, लेकिन लगातार इनमें शुष्कता आती है और वातावरण गर्म होते जाता है। यानी कि इसके अपेक्षा ये गर्म रहा, इसके अपेक्षा ये गर्म रहा। और जैसे हम लोग मध्य पाषाण काल में जाते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि यह शुष्क और गर्म जलवायु वाला वातावरण था। मध्य पाषाण काल में शुष्क एवं गर्म जलवायु वाला वातावरण था। तो जलवायु परिवर्तन के अनुसार भारतीय संदर्भ में मानव का विकास होता है। हम लोगों ने सुना है होमिनाइड, ये होमिनाइड 2 हाथ और 2 पैर, यानी कि सामान्य तौर पर माना जाए तो 4 पैरों का इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। इसके अलावा निम्न पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस भी थे, होमो इरेक्टस जो 2 पैर पे तो चलते थे लेकिन झुक कर चलते थे। और मध्य पाषाण काल में होमो इरेक्टस 2 पैर पर सीधा चलने लगे। और जब उच्च पूरा पाषाण काल में आएंगे तो यहां से आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस
होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव दिखाई देने लगते हैं। तो ये था भारतीय संदर्भ में मानव का विकास, जो कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पूरा पाषाण काल के 3 भागों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में मानव का क्रमिक विकास को हम लोग समझे। इसके अलावा मध्य पाषाण को 3 भाग में बांटते हुए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के मानव जीवन सहित उसके विशेषताओं को और महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग पढ़े हैं। अगले क्लास में इसका एक सेकंड वीडियो भी आएगा पाषाण काल का, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मैप के साथ कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे कि महापाषाण संस्कृति। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियां उसको देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले अलग अलग पीसीएस के एग्जामों में पूछी गई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल और इस क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर करें।